जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने मध्य प्रदेश की एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहेगी। आपको मालूम है, बार बार यही बता रहा हूँ कि एमपीएसबी की इस बार नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि यदि आप मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश का एक पोर्शन अलग से आपके हर एग्जाम में आएगा और उस मध्य प्रदेश के पोर्शन में आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी रहेगा। अगर आप उससे कम लाते हैं तो आपकी मेन कॉपी चेक नहीं होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस बार एमपी को बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। एमपी के किसी भी चीज को हम छोड़ने वाले नहीं है। आप जितनी भी चीजें कंप्लीट हो रही हैं, आप कोई सा भी एग्जाम के पेपर या क्वेश्चन उठा के देखिए, 100% आपका वहां से क्वेश्चन बनने वाला है। हम हर क्लास में इस सीरीज में पहला ही काम करते हैं, एक बार मैप को पढ़ते हैं, उस मैप के बाद हम जो भी टॉपिक्स रहता है उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पुनः से एक बार मैप को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो भी टॉपिक्स रहेगा, आज हम ज्योग्राफिकल लोकेशन या ज्योग्राफिकल स्टेटस के बारे में या भौगोलिक स्थिति के बारे में देख रहे हैं, तो उसको देखेंगे। 5 से 10 मिनट आप डेली मैप में दीजिए। मेरी बात मानिए, किसी भी राज्य, किसी भी देश या पूरे वर्ल्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बस हम रट लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है भाई। आपको हर चीज का मैपिंग आ जाए तो आपको माइंड में तुरंत बैठ जाता है। आपसे बोल दिया कि नॉर्थ में, मध्य प्रदेश के सबसे नॉर्थ में एक नदी बहती है, लेकिन अगर लोकेशन आपको ये मालूम होगा तो आप 100% बता देंगे कि यहाँ से ये नदी बहती है। ठीक है, इसीलिए हम मैप पे कोशिश करते हैं, मैप पे अपनी पकड़ बनाते हैं। सीरीज अच्छी लगे तो जरूर सेशन को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है जिसमें आपको एमपी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी पूरा अच्छे से कवर हो जाए आपका। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। एक बार हम वही मैप की बात कर लेते हैं, जो कि पर डे हम एक बार मैप अपना देखते हैं, भरा हुआ मैप देखते हैं, फिर खाली मैप की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें ऊपर से ही, तो आता है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। ठीक है, इधर गुना, फिर इधर आपका क्या आता है, अशोकनगर आता है। फिर मैंने बताया यहाँ जाओगे तो निमाड़ी आएगा, टीकमगढ़ आएगा, छतरपुर आएगा, पन्ना आएगा, पन्ना के बाद इधर सतना, सतना के बाद रीवा, रीवा के सबसे इधर सबसे आपके बोले तो सबसे ईस्ट में आपका सिंगरौली। अंदर जाएंगे सिंगरौली के बगल में तो क्या आएगा बेटा, सीधी आएगा। क्या आएगा, सीधी आएगा। चलिए, सीधी आ गया। सीधी के आप यहाँ नीचे जाएंगे, शहडोल आएगा। शहडोल के लेफ्ट साइड में उमरिया आता है, फिर नीचे अनूपपुर आता है, फिर डिंडोरी आता है, फिर मंडला आता है, फिर बालाघाट आता है। जस्ट बगल में सिवनी आएगा, ऊपर में जबलपुर, ऊपर जबलपुर के बगल में कटनी। कटनी आप सिवनी के लेफ्ट में जाएंगे, छिंदवाड़ा के ऊपर नरसिंहपुर आता है, फिर बैतूल आता है, बैतूल के बगल में होशंगाबाद आएगा, फिर हरदा आता है लेफ्ट में। एक खंडवा आएगा, खंडवा के फिर जब सबसे नीचे अगर आप जाएंगे, सबसे नीचे आपके साउथ में कौन आता है, बुरहानपुर आता है। ठीक है, फिर बगल में जाएंगे आपका खरगोन आएगा, खरगोन के बगल में बड़वानी आता है, बड़वानी के ऊपर धार आता है बेटा, धार के बगल में आपके यहाँ अलीराजपुर आता है, इधर झाबुआ आता है। फिर आप ऊपर जाएंगे नीमच, मंदसौर, रतलाम, बगल में जाएंगे आगर मालवा, और इधर क्या आएगा बेटा, राजगढ़ आएगा। आगर मालवा और फिर क्या आता है, राजगढ़ आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगर मालवा आएगा, फिर हमारा क्या आता है, राजगढ़ आता है। चलिए, इसके बाद हम चले तो अगर भोपाल में आ जाएं तो भोपाल यहाँ है, भोपाल के ऊपर विदिशा, सागर, दमोह, विदिशा, सागर, दमोह। अब भोपाल के जस्ट राइट में रायसेन, भोपाल के नीचे सीहोर, सीहोर फिर आप इसको छोड़िए, सीहोर आएगा। सीहोर के आप बगल में अगर भोपाल की इधर देखेंगे शाजापुर आता है, इधर आपका पड़ेगा उज्जैन, इंदौर और देवास। ये आपके हो गए टोटल बेटा कितने, 52। एक मैंने बताया रीवा में इधर पड़ता है जिसका नाम है बेटा, रीवा में एक पड़ता है जिसका नाम है मऊगंज, 2023 में बना हुआ था। ठीक है, इसी तरह एक सतना में बना हुआ है जिसका नाम है मैहर। क्या नाम पड़ा है, मैहर। और एक आपका यहाँ छिंदवाड़ा में नीचे साइड बना है जिसका नाम पड़ता है पांडुरना। क्या पड़ता है, पांडुरना। तो आपकी मैपिंग हो गई। आपके मैप में इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी जगह कहाँ पास दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में एकदम दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, अब एक बार हम ब्लैंक मैप डेली भरते हैं, तो ब्लैंक मैप आज भी भरेंगे। 5 मिनट लगता है बेटा, 5 मिनट पर डे आप मैप पे काम करिए, तभी आपका काम बन पड़ेगा। अगर आप मैप में नहीं काम कर रहे हैं तो आप रट नहीं सकते हर चीजें। मैप से ही पढ़ने में आसान होगा आपकी चीजें। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को आप माइंड मैप बनाना सीखिए। चलिए, अब आते हैं हम ब्लैंक मैप पे। ये ब्लैंक मैप रहा, ऊपर से भरना स्टार्ट करिए। यहाँ आता है भिंड,
भिंड के बगल में आता है मुरैना, भिंड मुरैना, फिर आपके बगल में आता है श्योपुर। क्या आता है बेटा? श्योपुर। श्योपुर के बगल में यहाँ पास आएगा ग्वालियर, ग्वालियर के यहाँ आता है दतिया, यहाँ पास आता है 6 नंबर पे शिवपुरी। कौन सा आता है? शिवपुरी आता है। चलिए शिवपुरी आ गया। फिर आपका यहाँ पास आता है गुना, और गुना के बगल में आता है बेटा अशोकनगर। कौन सा आता है? अशोकनगर आता है। चलिए फिर इसके बाद हम इधर बढ़े तो इसमें दो पार्ट है, एक निवाड़ी आता है, निवाड़ी, और एक बगल में आता है आपका कौन सा? टीकमगढ़। कौन सा आएगा? टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बगल में जाएंगे यहाँ पास कौन सा आएगा? टीकमगढ़ के बगल में जाएंगे यहाँ आएगा छतरपुर, छतरपुर। छतरपुर के बगल में जाएंगे आएगा पन्ना, पन्ना के बगल में जाएंगे बेटा सतना, सतना के बगल में जाएंगे रीवा, रीवा की इधर जाएंगे सिंगरौली। सबसे लास्ट में जो पड़ता है सिंगरौली है, सबके पूर्व में सिंगरौली पड़ता है। सिंगरौली के आप अगर अंदर जाते हैं तो यहाँ पड़ता है सीधी, सीधी। फिर आपको यहाँ पास ये आएगा शहडोल, सीधी इधर हो गया कौन सा आएगा? शहडोल। इधर आता है अनूपपुर, अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर हो गया, अनूपपुर, ठीक है। चलिए अनूपपुर आ गया। अनूपपुर के अगर अंदर जाते हैं तो आपका आता है उमरिया, उमरिया। फिर आपके अंदर जाएंगे तो डिंडोरी आती है, डिंडोरी, डिंडोरी के नीचे आप जाएंगे इधर मंडला। डेली आप हमारे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैप जरूर तैयार हो जाएगा। इधर बालाघाट, बालाघाट आ गया। और बालाघाट के अगर आप बगल में जाएंगे तो यहाँ कौन सा आता है? बालाघाट के बगल में सिवनी आएगा। कौन सा आएगा बेटा? सिवनी। सिवनी के ऊपर जाएंगे जबलपुर पड़ता है, जबलपुर। फिर जबलपुर के बगल में ऊपर में कटनी आता है, ठीक है। इधर आएंगे आपका छिंदवाड़ा पड़ेगा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के ऊपर आप जाएंगे नरसिंहपुर पड़ेगा, नरसिंहपुर, ठीक है। अगर इसके बगल में जाते हैं बैतूल आता है, बैतूल। बैतूल के ऊपर में होशंगाबाद, जिसका बार बार नाम बताता हूं आपको, क्या पड़ चुका है? नर्मदापुरम पड़ चुका है, ठीक है। ये 44 नंबर पे हरदा आता है, यहाँ आता है खंडवा, ठीक है। पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ वाला एरिया आ गए। ये आता है सबसे नीचे बुरहानपुर, मतलब सबसे दक्षिण में कौन आ गया? बुरहानपुर आ गया, ठीक है। इसके बगल में जाएंगे तो आपको खरगोन पड़ेगा, खरगोन। खरगोन के बगल में जाएंगे बड़वानी आएगा। क्या आएगा बेटा? बड़वानी। खरगोन के बगल में आप बड़वानी जाएंगे, फिर उस बड़वानी के ऊपर मैंने आपको बताया क्या आता है? धार। बड़वानी के ऊपर क्या आएगा? धार। बड़वानी के ऊपर आपका क्या आ गया? धार। धार के इधर आप जाएंगे सबसे नीचे, यहाँ पास अलीराजपुर आएगा। यहाँ पास क्या आएगा बेटा? अलीराजपुर, अलीराजपुर, जिसका नाम बताया आपको बड़ा आज हो चुका है, बड़ा आ, ठीक है। अलीराजपुर के ऊपर जाएंगे आएगा आपका झाबुआ। कौन सा आएगा बेटा? झाबुआ। ऊपर जाएंगे आएगा नीमच, नीमच, मंदसौर, नीमच, मंदसौर। और नीचे आता रतलाम, जहाँ रतलामी सेब जहाँ की फेमस है, रतलाम। सैलाना अभ्यारण्य मैंने आपको बताया यहीं पड़ता है, ठीक है। सैलाना अभ्यारण्य यहाँ पड़ता है, और धार में क्या उनसा सरदारपुर अभ्यारण्य पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका है कि सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य यहाँ पास पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास अगर जाते हैं तो बगल में आपका आगर मालवा आता है। कौन सा आता है? आगर मालवा, आगर मालवा। आगर मालवा में जाएंगे अगर इसके बगल में तो राजगढ़ आता है, राजगढ़। यहाँ 26 नंबर पे भोपाल बताया। अब भोपाल वाला एरिया आ जाओ, भोपाल, विदिशा, सागर। सागर के बगल में क्या आता है? दमोह आता है, ये भी हो गए। फिर आपके रायसेन यहाँ पास आएगा राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पास आपका कौन सा आएगा बेटा? सीहोर आएगा। सीहोर की इधर बगल में शाजापुर आता है, ठीक है, शाजापुर। अब यहाँ आपको मालूम है इधर आ जाएगा उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, इंदौर और देवास। ये आपके हो गए टोटल कितने बेटा? ये हो गए अभी आपके 52। कितने हो गए? 52। 3 और देख लेते हैं, 3 कहाँ पास है? तो एक आपका रीवा में यहाँ आता है, जिसका नाम है क्या? मऊगंज, मऊगंज। रीवा से अलग होके एक जिला यहाँ बना, एक सतना से अलग होके मैहर बना हुआ है, और एक आपका छिंदवाड़ा से अलग होके क्या बना? पांडुर्ना बना हुआ। तो ये आपके टोटल कंप्लीट जिले कितने हो गए? 52 + 3 55 जिले आपके कंप्लीट हो गए। डेली एक बार इस पे काम करिए, देखिए 5 से 7 मिनट कितने लगे?
वही 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। तो 8 से 9 मिनट में अगर आप इसको डेली पढ़ते हैं, डेली 55 जिले याद होना, सोच लीजिए। अभी बस आप याद कर लो, उसके बाद उसकी लोकेशन मतलब किस संभाग में जाएगा मैं आपको बता दूंगा, किस संभाग में जाएगा, कौन सा जिला बड़ा है, वो सब ट्रिक से चलेगा। बट एक बार आप मैप में बैठा लो, रीवा जिला कहाँ है, मऊगंज कहाँ है, सतना कहाँ है, रीवा कहाँ है, धार कहाँ है। अब जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कुछ पॉइंट्स बताया था, जिसमें आपको बताया था एक सरदारपुर अभ्यारण्य के बारे में बताया था, जो कि कहाँ पाया जाता है, धार में। और सैलाना अभ्यारण्य कहाँ था, आपको बताया था मैंने, रतलाम में। ये चीजें इसीलिए फायदेमंद होती हैं क्योंकि लोकेशन से याद हो जाता है कि सरदारपुर, धार से मैंने याद दिलाया था धार, और सैलाना रतलाम में पड़ गया था। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक, आज हम देखेंगे बेटा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, या तो इसी में देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश की हम आज क्या देखने वाले हैं बेटा, भौगोलिक स्थिति। या टॉपिक डाल लेते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति। की भौगोलिक स्थिति, स्थिति जियोग्राफिकल लोकेशन है, जियोग्राफिकल स्टेटस के बारे में हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश पूरे ग्लोब में अगर देखा जाए तो ग्लोब में किस जगह पर, कौन सी डायरेक्शन पे, कहां पास है। ठीक है, इसी के बारे में हम देखना चाहते हैं, जियोग्राफिकल स्थिति हमारी क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारा, अब आपको एक मैप में आपने पढ़ देखा होगा, जैसे आपका ग्लोब है, ग्लोब को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा बड़ा तो ग्लोब नहीं है, फिर भी आपको दिख जाना चाहिए। चलिए देखिए, तो एक ग्लोब है, इसमें दो तरह की आपको लाइंस दिख रही होंगी। एक लाइंस आपको ऐसी सीधी सीधी ऐसी खड़ी खड़ी दिख रही हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कौन सी रेखा, रेखा देशांतरी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, देशांतरी, जिसे कौन सी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। एक आपको ऐसे लाइन दिख रही होंगी, ऐसे ऐसे लाइन दिख रही होंगी, इसे हम बोलते हैं अक्षांशी रेखा, जिसे हम लेटिट्यूड लाइंस कहते हैं। ठीक है, जो सीधी सीधी है उसे हम देशांतरी कहते हैं, जो कि ये पोल से मिलके ऐसे निकलती हैं, पूरी पोल से चलती हैं, और ये वाली ऐसे आपके चलती हैं, जिन्हें बोलते हैं अक्षांशी रेखा। एक सबसे आपको डार्क लाइन दिख रही होगी, डार्क लाइन आप ध्यान से देखिए, जहां मेरा पेन चल रहा है, अगर इंडिया के पास आ जाए तो वहां पास देखें, ये आपको देखिए जहां पास एकदम एकदम ब्लू लाइन टाइप की दिख रही होगी, कौन सी लाइन, एकदम ब्लू टाइप की लाइन दिख रही होगी, डार्क ब्लू लाइन, ये होती है आपकी कौन सी, ये होती है आपकी इक्वेटर लाइन, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री बताती है, 0 डिग्री अक्षांश को बताती है। ये पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, एक नीचे और एक ऊपर। ऊपर वाले भाग को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण वाला भाग बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भाग में बांटी, ऊपर वाले को उत्तरी भाग और नीचे वाले को कौन सा, दक्षिणी भाग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देशांतरी रेखा मतलब लॉन्गिट्यूड रेखा पे जाएं तो आप यहाँ पास एक रेखा यहाँ पास आपको दिखेगी, 0 डिग्री की रेखा जाती है यहाँ पास, ये हमारे यूरोप वाले भाग से निकलती है, अफ्रीका वाले भाग को ऐसे काटती हुई। ध्यान से अगर आप वर्ल्ड मैप पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी जरूर। यहाँ पास कहीं पास हमारी एक 0 डिग्री रेखा जाती है, आपको बता दूं, ये यूरोप रहा, यहाँ से गुजरती है, यूरोप वाले भाग से ऐसे गुजरती है, यूरोप वाले भाग से ऐसे रेखा गुजरती है, ये 0 डिग्री है। ये क्या करती है, टाइम को बताती है, टाइम को डिसाइड करती है। 0 डिग्री 0, यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है और फिर ये टाइम स्टार्ट होके पूरा घूमता है 360 तक। कि मतलब जैसे मान लो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ टाइम, सबसे पहले यहाँ टाइम हुआ, फिर अगर आप 30 डिग्री पे जाओगे वहां टाइम थोड़ा सा आगे चलेगा, फिर ऐसे ऐसे करते पूरा 360 हमारा डिग्री एंगल बन जाता है। तो दो रेखा पहले आप देख लीजिए, एक हमारी कौन सी है, देशांतरी रेखा, और जो ऐसे है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांशी रेखा बोलते हैं। इन्हीं सबको मिला के हमारा एक ग्लोब बन चुका है। ए बना दिए, लाइन बनाए, ग्रिड बना, और ग्रिड को जैसे ही आपने मैप के द्वारा भर दिया उसको हम बोल देते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है तो कितने डिग्री के बीच, कितने डिग्री अक्षांशी और कितने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। कहां पास है, उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। मतलब हमारा पहली बात तो जो मध्य प्रदेश है कहां पास स्थित है, उत्तर में। मतलब अगर आप ग्लोब को देखोगे
तो अगर आप इंडिया की लोकेशन आपको दिखाऊं, ये आपकी ये हो गई डार्क लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर रेखा। इक्वेटर के ऊपर है मतलब कहाँ है, नॉर्थ में। कहाँ है, नॉर्थ में। कहाँ है, नॉर्थ में। तो हमारा जो मध्य प्रदेश की लोकेशन है, तो आप सही से देखोगे तो दो लाइन के बीच में यहाँ 21 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में आता है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट के अंतराल में आता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अब आपने देख लिया अक्षांश में कहा, देशांतर पे कहा है, तो मध्य प्रदेश पूर्वी देशांतर में, मध्य प्रदेश पूर्वी देशांतर में कितने डिग्री से दिया हुआ है, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट के बीच में स्थित है। इसको भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, स्थित है। हमारा ये जो मध्य प्रदेश है कितने 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट के बीच में स्थित है। अगर मैंने आपको बताया यूरोप के पास हमारा एक जीरो लाइन रेखा जाती है, ठीक है, जीरो लाइन रेखा जिसको जीएमटी बोलते हैं, ठीक है, वहीं से हमारा टाइम निर्धारित होता है। तो आपको अगर देखें तो ये हमारा रहा यूरोप में अगर आप यहाँ पास देखेंगे ये 0 डिग्री, अब उतना तो ग्लोब में नहीं दिख पा रहा है, यूरोप वाला एरिया यहाँ 0 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक है, ये 0 डिग्री दिख रहा है। 0 डिग्री के उधर जो भाग रहेगा उसे उधर जो रहेगा उसे वेस्ट भाग बोलेंगे, इधर जो बोलेंगे ईस्ट भाग। भाई ऐसे अगर आप खड़े हो गए 0 डिग्री, ऐसे 0 डिग्री पे आप खड़े हो गए तो जो इधर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, और उधर बोलते हैं वेस्ट। अगर इसके आप देखो तो आपका इंडिया इधर जाता है, इधर मतलब ईस्ट में स्थित है। ईस्ट में कहां पास स्थित है, तो उसकी डिग्री जो है 74 डिग्री से 82 डिग्री के बीच में स्थित है। तो इसीलिए हमारा जो मध्य प्रदेश होगा पूर्वी देशांतर में होगा, और अक्षांश में कौन से अक्षांश पे होगा, उत्तरी अक्षांश पे हमारा मध्य प्रदेश स्थित होगा। इसके बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो बुरहानपुर है, भाई हर पॉइंट को ध्यान पे रखना है। ये जो हमारा बुरहानपुर दिख रहा है, यहाँ कहीं पास 21 डिग्री 6 मिनट से, ठीक है, ऊपर में आप जाओगे तो यहाँ पास कितना आएगा, 26 डिग्री 30 मिनट। यहाँ कहीं आपके मध्य प्रदेश की लोकेशन आती है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। क्यों, क्योंकि आपके और नीचे आपका 0 डिग्री होगा, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के 0 से बढ़ते 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 हम कहाँ पास आ गए, 21 डिग्री पे, यहाँ पहुंच गए मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश का अंत कहाँ पास हुआ, 26 डिग्री 30 मिनट। ये पूरा नॉर्थ पे है, तो इसको आप लिखना चाहो तो उत्तरी अक्षांश लिखना, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जो ऐसी रेखा बताएंगे उसे अक्षांश कहते हैं, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश। और देखते हैं दूसरा, अगर हम यहां से देखें, अब आपको मैंने बताया यूरोप में कहीं आपका एक लाइन जाती है, जीएमटी लाइन जाती है, मानक समय रेखा बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड वाली जो टाइम बताता है, समय को बताता है, वो जाता है कहाँ, यूरोप से। 0 डिग्री यूरोप पे है। अब यूरोप से आप बढ़ते गए आपका ये अलीराजपुर आता है। कौन सा आता है बेटा, अलीराजपुर को टच करता है कितने, 74 डिग्री, यहां से आता है कितना, 74 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। अब खत्म कहां पास होता है, तो अगर ये सिंगरौली वाला भाग देखें तो यहाँ पास आता है 82 डिग्री 48 मिनट। ये आपका हो गया लोकेशन कहां पास है, ज्योग्राफिकल लोकेशन आपके मध्य प्रदेश की कहां पास है। तो हमने देखा 21 डिग्री 6 मिनट बुरहानपुर वाला एरिया से उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, 26 डिग्री 30 मिनट तक चलता है। यहाँ से भी अगर आपको दिख जाए तो यहाँ से मैं दिखा दूं, ये 0 डिग्री होता है, ऐसे बढ़ते 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 आप यहाँ जब मध्य प्रदेश में पहुंचोगे 23.5 डिग्री से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि आपको बताऊंगा। यहाँ से आपकी ऐसे कर्क रेखा जाती है, वो बाद में बात करेंगे कहां से जाती है, 23.5 डिग्री, और ऊपर बढ़ते बढ़ते आप 26 डिग्री 30 मिनट के आसपास पहुंच जाते हैं। अब इसी प्रकार आप जब देशांतर की बात करते हैं, तो देशांतर में आपको बताया 0 डिग्री कहीं यूरोप के पास है, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपको 74 डिग्री के आसपास आपका इंडिया आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इंडिया आएगा, ईस्ट डायरेक्शन पे आता है। ये पॉइंट को आप रखना है। दूसरा चीज आपको क्या देखना है बेटा, दूसरा चीज आपको जरूर ध्यान देखना है, आपके मध्य प्रदेश की नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की लेंथ कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें सबसे ऊपर आपका ये मुरैना है, ठीक है, मुरैना से अगर आप चलते जाओ बुरहानपुर के लास्ट पॉइंट तक जाओगे, एक पॉइंट ए मिलेगा। और इधर आप अलीराजपुर, सबसे आपके पश्चिम में अलीराजपुर है, सबसे पूर्व में क्या है बेटा,
सबसे पूर्व में कौन सी रेखा है, कौन सा जिला है, तो आप बोलोगे सर सिंगरौली है। तो अगर हम यहाँ से कहीं से देखें तो ऐसे आपका चलेगा चलेगा चलेगा, कहाँ पास पहुंचेगा, सिंगरौली के पास पहुंचेगा। दो रेखा आपकी मिल गई। अब इनकी लेंथ हम देख लेते हैं कि आपके उत्तर से दक्षिण कितनी लेंथ है और पूर्व से पश्चिम कितनी है। तो अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो है 670 किलोमीटर है। कितना है, 670 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट देखें बेटा तो इसकी लेंथ आपकी पड़ती है कितनी, 805 किलोमीटर। तो मतलब अगर आपसे बोले कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लेंथ कितनी है, तो आपको बताना है 805 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लेंथ आपकी कितनी है, तो आपको जरूर बताना है कितनी है, 605 किलोमीटर है। इन पॉइंट्स को जरूर आपको याद रखना है। ये आपकी हो गई पश्चिम से पूर्व 805 और 800 उल्टा लिख दिया हूं क्या, हाँ इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, 870 ए है और 605 है, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा बेटा, 605 किलोमीटर। ये आपकी हो गई लेंथ, ठीक है। मतलब उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व से पश्चिम। अब आपको ये भी पूछे सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है, सबसे पूर्व में जिला, सबसे पूर्व में, पूर्वोत्तम जिला लिख लो, पूर्वोत्तम नहीं पूर्व जिला लिख लो, सबसे पूर्व जिला, पूर्वी जिला। तो आपको दिख रहा है, आप लोकेशन पे इसीलिए तो याद कराया था, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो कौन सा है बेटा, सिंगरौली है। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, कौन सा है, सिंगरौली है। सबसे उत्तर वाला जिला थे आपको भिंड मुरैना वाला थे, मुरैना आ गया। तो सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर आएगा मुरैना। मतलब सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, मुरैना जिला है, ठीक है। सबसे दक्षिण में कौन है, तो आपको मालूम है सबसे दक्षिण में बुरहानपुर पहुंच रहे हो, तो यहाँ पास सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आएगा बेटा, तो आप बोलोगे बुरहानपुर। कौन सा, बुरहानपुर। ये जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। और इसी प्रकार आप सबसे पश्चिम में जाएंगे, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, तो आप यहाँ याद कर पा रहे होंगे अलीराजपुर था, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, अलीराजपुर, अलीराजपुर। तो आपके पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई 605 किलोमीटर। सबसे उत्तरी जिला हो गया मुरैना, सबसे पश्चिमी जिला दक्षिणी जिला हो गया आपका कौन सा, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे उत्तरी जिला पूर्वी जिला आपका सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा हो गया, आपका अलीराजपुर हो गया। 3 पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए अब एक चीज थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने आपको एक ग्लोब दिखाया, मैंने बताया यूरोप के पास एक लाइन जाती है, वहां से आपके टाइम को डिसाइड होता है, मतलब समय का निर्धारण होता है। मतलब आपकी पृथ्वी जो होती है 324 घंटे में पूरी घूम जाती है। मतलब आपकी पृथ्वी 24 घंटे में पूरी घूमने का मतलब एक चक्कर पूरा ऐसे अपने अक्ष पे घूम जाती है। सही बात है, ध्यान समझना। यहीं पास देख लेते हैं, अगर आपकी पूरी पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती मतलब 360 डिग्री का एंगल बना लेती। भाई एक पूरा सर्कल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। कितने मिनट में घूम रही है, कितने घंटे में घूम रही है, तो आप बोलोगे 24 घंटे में। तो एक घंटे का अगर मैं निकालें तो एक घंटा जो है 1 आवर जो है बेटा, कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 1 आवर मतलब 15 डिग्री। मतलब आपकी पृथ्वी जो है 15 डिग्री अगर घूमती है, मतलब 15 डिग्री आपका ऐसे घूमती है, तो कितने समय का अंतर आता है, 1 घंटे। 1 घंटे में मतलब आपकी पृथ्वी 15 मिनट का अंतर रखती है। मतलब जैसे आपकी ये जो रेखाएं बताई जाती हैं, जैसे एक अगर ये 15 हो गया, यहाँ 30 हो गया, तो 15 डिग्री घूमने में उसे 1 घंटा लगता है। मतलब 15 डिग्री यहाँ जाने में 1 घंटे का समय लगता है। मतलब जैसे कहने का मतलब 0 डिग्री पे मान लो अगर 7 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे कितना बज रहे हैं, 7 डिग्री बज रहे हैं। जो 15 डिग्री पे होंगे तो वहां पास 8 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। मतलब टाइम थोड़ा सा आगे चलता है, समय थोड़ा सा आगे चलता है, ये समझिएगा। तो अब ये हमने ये देखा कि 1 घंटे कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, 15 डिग्री। अब आपको ये देखिए ध्यान से कि आपके जो मध्य प्रदेश का है तो टोटल कहां से 74 डिग्री से 82 डिग्री, 74 डिग्री से 82 डिग्री, तो लगभग कितने डिग्री का अंतर आ रहा होगा, 8 डिग्री का अंतर आ रहा होगा। मतलब आपके इसमें कितने लगभग
आधे घंटे का अंतर आना चाहिए कि नहीं भाई। मतलब मैं ये बोलूं यहाँ पास सूर्य आपका निकलता है, सूर्य यहीं पास निकलता है, पूर्व से निकल रहा है, पूर्व से यहाँ तक पहुंचने में आपको कितने समय लग रहे हैं, पूर्व से यहाँ पास पहुंचने में कितना समय लग रहा है, तो आप बोलोगे कितने मिनट लग रहे हैं, 34 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि लगभग ये 8 डिग्री के आसपास पूरे एंगल है। ठीक है, चल तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पास 82 डिग्री सिंगरौली पे है और 74 डिग्री कहाँ पास है, आपके अलीराजपुर पे है। तो लगभग आपको ये बोल सकता हूं 8 डिग्री के आसपास का अंतर आ रहा है। मतलब आपके मध्य प्रदेश में लिख सकते हैं सिंगरौली, सिंगरौली आधे घंटे का कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पास 6 बजे दिन डूब रहा है तो यहाँ पास कितने बजे डूबेगा, 6:30 बजे डूबेगा। ये मत सोचना कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ अगर 6 बज रहा है तो यहाँ 6:30 बज रहा होगा ना। टाइम का मतलब सूर्य को देखो, अगर यहाँ 6 बज रहा, 6 बजे दिन डूबता है तो यहाँ कितने बजे डूबेगा, 6:30 बजे डूबेगा। मतलब आधे घंटे का अंतर आपके पूरे मध्य प्रदेश में रहता है। ये अगर 15 डिग्री होता तो 1 घंटे का अंतर आता, लेकिन लगभग 8 डिग्री मतलब 15 का आधा। अगर 15 का आधा है तो मतलब समय भी क्या हो जाएगा, आधा। तो आधे घंटे मतलब 30 मिनट। तो ये बोल सकते हैं कि सिंगरौली और उधर कौन है, अलीराजपुर, सिंगरौली और अलीराजपुर, अलीराजपुर के बीच समय में 34 मिनट का फर्क आता है। कितने मिनट का फर्क आता है, 34 मिनट का फर्क आता है। मतलब आपसे ये पूछा जाए कि अगर सिंगरौली में सुबह जो सूरज है 6:30 बजे निकल रहा है तो वहां कितने बजे निकलेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा 7:04 पे यह निकलेगा। मतलब 34 मिनट थोड़ा सा लेट चलता है, तो याद रहेगा सूर्य सबसे पहले आपके यहाँ निकलेगा। अगर मध्य प्रदेश में बोले तो सबसे पहले यहाँ रहेगा और फिर वहां अलीराजपुर में सबसे लेट 34 मिनट बाद दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई जियोग्राफिकल लोकेशन, आपके मध्य प्रदेश में क्या चीजें, कौन सा पूर्व में है, कौन सा उत्तर पे है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इन सब चीजों को आपको याद रखना है। अब एक चीज होता है कि आपके भारत का या आपके इंडिया का जो होता है मानक समय कहां से तय किया जाता है, मानक समय रेखा कहां पास है। तो आपके जो भारत की मानक समय रेखा कहां से, यहां से गुजरती है, यहां से आपके सिंगरौली वाले एरिया से ऐसे गुजरती है, 82.5 डिग्री पे गुजरती है। यहाँ देखो 82 डिग्री 48 मिनट है, कहीं यहीं से आपकी वो रेखा गुजरती है जिसका नाम है मानक समय रेखा। ऐसे गुजरती है जिसका नाम क्या है बेटा, ये 82.5 डिग्री पे गुजरेगी, इसका नाम है मानक समय रेखा। स्टैंडर्ड टाइम जोन जो रहता है, मानक समय रेखा। कौन सा रेखा रहता है यहाँ पास, मानक समय रेखा होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पूछेगा भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो सिंगरौली वाले एरिया से निकलती है। मतलब भारत में देखो तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाले एरिया से भी जाती है। ये मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री पे स्थित होती है। 82.5 डिग्री पे क्या होती है, स्थित होती है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे आते हैं, हमारा आगे थोड़ा सा ये सब हमने देख लिया, कौन सा उत्तर वाला जिला है, कौन सा पश्चिम वाला जिला है, कौन सा पूर्व वाला जिला है, कौन सा दक्षिण वाला जिला है। ये मध्य प्रदेश के बारे में इतनी चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपने पड़ोसी राज्य के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए तो हम थोड़ा सा अपने पड़ोसी राज्य को देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम अपने क्या करते हैं बेटा, पड़ोसी राज्य के बारे में देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी राज्य तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है, पड़ोसी राज्य आपको दिख रहे होंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इतने भी देख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो आपको ये याद हो कि यहाँ पास हमारे उत्तरी वाला भाग कौन सा है, यहाँ से देखो एक रेखा यहाँ से जा रही है। ये वाला कौन सा भाग है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कौन सा उत्तर है, कौन सा है, उत्तर है। तो अगर मैं बोलूं कि आपके मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, टॉपिक डाल लेंगे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य। तो आपके उत्तर में कौन सा पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा, नाम ही उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे बोले देखो
अभी उत्तर हो गया, अभी उत्तर और पश्चिम वाला भाग है भाई, यहाँ रेखा दिख रही है, यहाँ तक राजस्थान लगता है, यहाँ से यहाँ तक राजस्थान लगता है। तो जो आपका राजस्थान है कौन सा वाला भाग हो जाएगा, उत्तर पश्चिम वाला भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाला भाग। इसी प्रकार आप इधर जाओगे तो यहाँ आपका एक गुजरात दिखेगा, कौन सा दिखेगा, गुजरात दिखेगा। कौन सा दिखेगा, गुजरात। तो गुजरात कौन सी डायरेक्शन पे दिख रहा है, तो आप बोलोगे पश्चिम में है। कहाँ है, पश्चिम में। तो आपके मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा जिला है, तो आप कौन सा राज्य है, तो आप बोलोगे हमारा गुजरात है। सबसे नीचे देखिए ये लकीर यहाँ जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो ये आपका यहाँ नीचे दिख रहा होगा क्या, महाराष्ट्र। कौन सा दिख रहा होगा, महाराष्ट्र। तो दक्षिण में कौन सा है, दक्षिणी राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो आपको याद रखना महाराष्ट्र। फिर इसी प्रकार आप देखो ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया, तो दक्षिण पूरब में कौन सा राज्य हो गया, तो दक्षिण पूरब में आपको जरूर याद रखना है, या तो पूर्व में ही याद रख लेना है, कौन सा है, पूर्व में याद रखो। पूर्व में कौन सा जिला आ रहा है, राज्य आ रहा है, तो आप बोलोगे पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आ रहा है। कौन सा आ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का पहले भाग था, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। अब दो चीज और पूछता है, बाउंड्री का थोड़ा सा ये पूछता है कि बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है। तो एक आपकी नदी यहाँ से गुजरती है, ऐसे करके आपकी नदी जाती है जिसका नाम है चंबल नदी। नदी के बारे में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो उत्तर में कौन सी बनाती है, चंबल। और पश्चिम में आपकी एक ताप्ती नदी ऐसे करके यहाँ से गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, ताप्ती नदी ऐसे करके गुजरती है। तो नीचे कौन सी बनाती है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। चलिए इतनी चीजें हो गई, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य लोकेशन में मैंने आपको बता दिया, अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। पड़ोसी राज्य में हम देखते हैं, एक देखते हैं उत्तर में उत्तरी राज्य, दूसरा हमने देखा आपकी इधर देखे होगे तो उत्तर पश्चिम राज्य। उत्तर पश्चिम राज्य मतलब उत्तर में भी है पश्चिम में भी है, इसका मतलब ये होता है। चलिए फिर इसके बाद उत्तर पश्चिम के बाद हम दक्षिण राज्य, दक्षिणी राज्य देख लें। फिर इसके बाद हमारा एक पूर्वी राज्य होगा, पूर्वी राज्य, ठीक है। एक हमारा कौन सा होगा, पूर्वी राज्य होगा। तो उत्तर में हम देखिए हमारे उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में आपको याद होगा एक यहाँ पास और भूल गए हैं, पश्चिमी राज्य। पश्चिमी राज्य भी देख लेते हैं, पश्चिमी राज्य ये आपका एक रहा गुजरात वाला एरिया। तो ये लगभग आपके देखिए पश्चिम में है, कहाँ पास है, पश्चिम में है, तो पश्चिमी राज्य। तो उत्तरी राज्य कौन सा है, तो उत्तर से उत्तरी आपको याद रहेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर पश्चिम में कौन सा है, तो आप बोलोगे राजस्थान। कौन सा है बेटा, राजस्थान है। इसके बाद दक्षिणी राज्य देखें तो कौन सा है, महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। और फिर पूर्वी में कौन सा है, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ है। कौन सा है बेटा, छत्तीसगढ़ है। और पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में आपको याद होगा गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। तो हमारे पड़ोसी राज्य हो गए। पड़ोसी राज्य कौन कौन से आपको पता चल गया। सीमा बनाने वाली नदी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे सीमा बनाने वाली नदी। सब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीमा बनाने वाली नदी, तो सीमा दो नदी बनाती है, उत्तर की ओर बनाती है। उत्तर में चंबल, ठीक है, चंबल नदी। और अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। दक्षिण में ताप्ती नदी आपका क्या बनाती है, मध्य प्रदेश की उत्तरी और दक्षिणी सीमा बनाती है। इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, मतलब सीमा कौन कौन सी नदी बना रही है, हमारा मुख्यतः ये आपको देखना है, ठीक है। इतनी चीजें याद रहेंगी। अब हम थोड़ा सा जलवायु वगैरह के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु या वर्षा वगैरह कैसा होता है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम जलवायु के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा एक ग्लोब देखते हैं। हमारे पास एक ग्लोब होगा, उस ग्लोब को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ये हमारा आपको ग्लोब दिख रहा होगा, ठीक है। ग्लोब तो पढ़ना, मैंने बताया वर्ल्ड को पढ़ना मतलब ये पूरा ग्लोब आपको याद होना चाहिए, बनना चाहिए। तो अगर आप सही से देखिए तो बेटा यहाँ पास आपको यहाँ पास एक रेखा दिख रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही है
इसको बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री इसी को मैं बता रहा था जो ना, 0 डिग्री यहाँ से जाती है, ठीक है। एक यहाँ पास जा रहेगी, ये मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कौन सी बोलते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, विषुवत रेखा। इसी प्रकार हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पास एक आपको दिख रहा होगा, एक नाम लिखा होगा बेटा, आर्कटिक सर्कल। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, हिंदी में इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। ये कितने डिग्री पे जाती है? तो आपको लिखा होगा 66.5 डिग्री के आसपास जाती है। चलिए इसी प्रकार आप, तो आपको 3 पार्ट्स दिख गया, तो एक पार्ट से हो गया, एक पार्ट से हो गया, एक पार्ट आपका ए आर्कटिक वाला चला गया, मतलब ए वाला चला गया, ठीक है। कौन सा चला गया? ए वाला चला गया। 3 पार्ट्स दिख गए। अब ऐसे यहाँ पास देखेंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे तो एक आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा। कौन सी बोलते हैं? मकर रेखा। कितने डिग्री पे जाती है? जिस तरह कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उसी तरह 23.5 डिग्री पे जाती है। ये देखिए यहाँ से गुजरती है, ये अपने इंडिया से नहीं गुजरती है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना, ये इंडिया से नहीं गुजरेगी, आपके नीचे वाले भाग से गुजरती है, इंडोनेशिया वगैरह वाला जो देश है वहां से गुजरती है। फिर एक आपका और आता है, यहाँ पास आता है, यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास आता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक सर्कल को हम बोलते हैं बेटा अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं बेटा? अंटार्कटिक वृत्त, जो कि कितने डिग्री पे जाती है? 66.5 के आसपास डिग्री पे जाती है। ये हमारा होता है पोल। 90 डिग्री पे क्या होता है? पोल। नीचे वाले पोल को बोलते हैं साउथ, और ऊपर वाले पोल को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो एक साउथ पोल हो गया 90 डिग्री पे, एक साउथ नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री पे, मतलब ये। तब आपको अगर ध्यान हो, एक चीज और आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ज्योग्राफी के पार्ट्स को देखते हैं। ये होता है 0 डिग्री, तो आपका सूर्य एक बार देखिए नीचे जाता है, ऐसे जाएगा और यहाँ पास जाता है, इससे नीचे नहीं जाता, ठीक है। फिर लौटेगा, यहाँ पास जाएगा, फिर यहाँ पास जाएगा, यहाँ तक जाता है। मतलब आपका जो सूर्य है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, सूर्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में रहता है। मतलब यहाँ पास जाएगा, यहाँ तक जाता है, फिर ऐसे जाता है। मतलब ये मानते हैं हम कि सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ तक लगभग पहुंचता है, सबसे अच्छा यहाँ पास पहुंचता है, सबसे अच्छा जो भाग है यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक आपका सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। फिर यहाँ कुछ तिरछी किरणें पहुंचती है, लेकिन ये इसके बाद जो अंटार्कटिक सर्कल के बाद वाला भाग है, वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही, वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। पोल वगैरह में इसीलिए आप देखोगे साल भर बर्फ जमी रहती है, वहां ये आपको पूरा सफेद चादर से ढका हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा सफेद चादर से ढका हुआ, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है। दूसरा हम क्या बोल रहे थे? अब देखिए इसमें थोड़ा जलवायु की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पास याद रखना है कि जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ जो जलवायु होती है इसको कौन सी जलवायु बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय। जहाँ अच्छा धूप पड़ता है, मतलब अच्छी मौसम रहता है, अच्छी जलवायु रहती है, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। लेकिन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, और कहां तक में? आर्कटिक तक में जाओगे। कहां तक जाओगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक जाते हैं, मतलब इस एरिया में जाते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है, इस जलवायु को बोलते हैं समशीतोष्ण। कौन सी बोलते हैं? समशीतोष्ण, क्योंकि यहाँ थोड़ा धूप कम पड़ती है, यहाँ थोड़ा सा ठंडा वाला इलाका होता है। फिर इसी प्रकार नीचे भी आप आ जाइए, सेम वही इक्वेटर लाइन से कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक पूरा उष्ण कटिबंधीय। अगर आप इसके नीचे जाएंगे, मकर रेखा, कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच, यहाँ कौन सी पाएगी जलवायु? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु। अब आपका बचा दो चीज, अब अंटार्कटिक के और साउथ में जाएंगे और आर्कटिक के और नॉर्थ में जाएंगे, जो जलवायु और मिलती है, तो ये जो इधर वाली भाग होती है इसे शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। कौन सी? शीतोष्ण जलवायु। और ऊपर में भी यही है, तो यहाँ भी कौन सी पाई जाएगी? शीतोष्ण जलवायु। ठंडा, एकदम ठंडा, कोई धूप ऊप नहीं, बर्फ पूरा। तो आपको मध्य प्रदेश की जलवायु को थोड़ा सा हम देखने से पहले इस ग्लोब को देखिए, हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जलवायु देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु,
अब मैंने आपको बताया आपका मध्य प्रदेश के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, मतलब आपका मध्य प्रदेश इस लाइन के आसपास रहेगा। तो अगर इस लाइन के आसपास रहेगा तो कौन सी जलवायु रहेगी? लगभग उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसको लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कटिबंधीय जलवायु है। मुख्यतः कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। मालवा वाले क्षेत्र की जलवायु, भाई मालवा आपको मालूम है सबसे अच्छा उत्पादन होता है अगर इसी पूरे ग्लोब की बात करें सबसे अच्छी जलवायु मालवा की मानी जाती है। तो मालवा की जलवायु, मालवा वाला जो क्षेत्र है उसकी जलवायु, मालवा मतलब आपके मध्य प्रदेश का वो वाला पश्चिमी वाला इलाका। ठीक है। मालवा की जलवायु आदर्श जलवायु, मतलब बहुत अच्छी है, आदर्श जलवायु। और उत्तर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत जलवायु में परिवर्तन भी दिखता है, तो विषम जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये आपके मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में हो गया कि कहां पास आदर्श है, कहां पास कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। और पॉइंट की बात करें तो और पॉइंट, हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, ऑन एवरेज वर्षा कितनी होती है? तो हम अपने मध्य प्रदेश की वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। आसपास कितनी डिग्री होती है? 112 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है। अब सबसे ज्यादा कहां होती है, सबसे कम कहां होती है? तो आपको पॉइंट्स याद रखना है। सबसे सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है, जो होशंगाबाद वाला एरिया है आपको पता है, पंचमढ़ी में। तथा न्यूनतम वर्षा जरूर याद रखना, न्यूनतम वर्षा एक भिंड में आपका एक इलाका पड़ता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ध्यान से देखो, अगर मध्य प्रदेश का ग्लोब है तो कहीं यहाँ पास आपके भिंड में इस जगह पे गोहद पड़ता है। कौन सा जगह पड़ती है? गोहद। यहाँ सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में मानी जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ है? भिंड के गोहद में। गोहद भिंड में होती है। कहां पास? गोहद भिंड में होती है। तो गोहद अगर आपसे पूछे कहाँ है तो आपको याद रखना है भिंड जिला में। कहां पास होती है? गोहद भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसको थोड़ा सा आपको ध्यान पे रखना है। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा हम कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। अब हम किसके बारे में देखना चाह रहे हैं? थोड़ा सा हम कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कितने जिले से गुजरती है। आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, एक ट्रिक भी आपको यहां से बताऊंगा, वहां से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा याद रखिएगा मध्य प्रदेश को बीचों बीच जाती है लगभग। तो यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के बीचों बीच जाती है। मालवा क्षेत्र के बीचों बीच जाती है, बीचों बीच जाती है। ठीक है। कितने डिग्री पे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो याद रखना 23.5 डिग्री पे। यह 23.5 डिग्री अक्षांशी होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, अक्षांश से गुजरती है।
कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, तो यह मध्य प्रदेश के कितने जिले से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। वो 14 जिलों को हम थोड़ा सा आपको ट्रिक के बारे में बता दें, ट्रिक से याद करना है तो बहुत ही आसान इसकी ट्रिक है। थोड़ा सा ट्रिक ऐसी बनाया जाए थोड़ा सा आपका काम बन जाए, ठीक है। तो एक ट्रिक लिखेंगे, ठीक है। एक हम ट्रिक लिखने वाले हैं, एक ट्रिक लिख लेते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं कैसे याद करेंगे। तो ये इस ट्रिक को लिखते हैं, रात उजागर। ट्रिक याद रखना है भाई, ट्रिक आपको याद होना चाहिए, मेरा काम है। तो क्या है? रात उजागर। बहुत ही सरल ट्रिक आपको याद रहेगी। क्या लिखना है? रात उजागर, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए राजसी भरी। क्या लिखना है? रात उजागर राजसी भरी। रात उजागर राजसी भरी विदिशेन सा। विदिशेन सा। क्या लिखना है? रात उजागर राजसी भरी विदिशेन सा दम जब कटा उमरिया सहडो। राज विदिशेन सा दम जब कटा उमरिया सहडोल। बहुत मस्त ट्रिक है बेटा, ये अपने से बनाई हुई ट्रिक है, आप भी अपने हिसाब से बनाइए। अगर आपको ये नहीं पसंद आती दूसरी बनाइए। तो क्या लिखा है? रात उजागर। क्या लिखा है? रात उजागर राजसी भरी विदिशेन सा दम जब कटा उमरिया सहडोल। देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। ये आपका मध्य प्रदेश है। तो मैंने आपसे पहले सबसे पहला वर्ड क्या बोला? रात उजागर। यहां क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, आपका क्या लिखा हुआ है? यहां देखिए, तो क्या लिखा हुआ? रात उजागर। रात से आपको याद रखना है रतलाम। ट्रिक मान लेते हैं पहले, रतलाम। रात उजागर, उज मतलब उज्जैन, आगर मतलब आगर मालवा। रात उजागर राज सी भरी। राज सी भरी, राज मतलब राजगढ़, सी मतलब सीहोर, भरी मतलब भोपाल, ठीक है। फिर विदिशेन सा। विदिशेन सा, विदिशा और सेन मतलब रायसेन, सा मतलब सागर। विदिशेन सा दम दमोह जब कटा उमरिया सहडो। कितने हो गए गिनो? एक हो गया आपका रात उजागर मतलब 2, 3, फिर आपका कौन सा हो गया? यहाँ पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी पहले इसको गिन लीजिए, 11, 12, फिर 12 के बाद 13 और 14। 14 जिले हो गए कि नहीं हो गए? तो आपको सही से अगर गुजारे हैं तो देखिए इस रेखा को थोड़ा ध्यान से गुजारिएगा। पहले ट्रिक याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार दोहराइए। रात उजागर राजसी भरी। क्या है? रात उजागर राजसी भरी, राजसी भरी, ठीक है। विदिशेन सा दम जब कटा उमरिया सहडो। क्या याद करना है? रात उजागर राजसी भरी विदिशेन सा दम जब कटा उमरिया सहडो, ठीक है। ये अपनी ट्रिक बनाई गई है बेटा, ठीक है, कहीं की कॉपी नहीं है। आप भी अपने हिसाब से बनाइए, नहीं तो बाकी इसको याद करिए। तो अगर हम इसको निकालें तो ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे जाएगी। ये ऐसे टच करेगी और ऐसे निकल जाएगी, कुछ ऐसा हम मान सकते हैं। तो देखिए कहाँ गई? रतलाम में गई। रतलाम के, अब देखिए ये हमारी जो ट्रिक है ना बेटा एकदम सीक्वेंस में है। रात उजागर, रात मतलब रतलाम, उजागर उज मतलब उज्जैन, गर मतलब आगर मालवा, तीसरा आगर मालवा हो गया।
उजागर राज, राज मतलब राजगढ़, राजसी, सी मतलब सीहोर, भरी मतलब भोपाल, विधि, विधि मतलब विदिशा, सेन मतलब रायसेन, सा मतलब सागर, विदिशेन सा, दम मतलब दमोह, जब मतलब जबलपुर, कटा मतलब कटनी, उमरिया शहडोल। बहुत ही एकदम सीक्वेंस में मैंने बताया है। तो आपसे कभी सीक्वेंस भी पूछ सकता है। तो सीक्वेंस पूछे तो हम सीक्वेंस क्या लिखेंगे, उत्तर से हम कहा पश्चिम से कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। यही ट्रिक में इनका नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए रा मतलब रतलाम, रतलाम, उज मतलब उज्जैन, रात उजागर, गर मतलब आगर मालवा, आगर मालवा, आगर मतलब गर, राज मतलब राजगढ़, सी मतलब सीहोर, भरी मतलब भोपाल, विधि मतलब विदिशा, शेन मतलब रायसेन। बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई गई। रात उजागर राजसी भरी, रात उजागर राजसी भरी, विधि सेन सा दम, जब कटा उमरिया शहडोल। ठीक है, रायसेन, सा मतलब सागर, दम मतलब दमोह। ठीक है, फिर यहां पास आप जब मतलब जबलपुर, जबलपुर। ये कहीं भी आप कॉपी नहीं पाएंगे बेटा, याद रखिएगा हमारी ट्रिक या हमारे पढ़ाने का तरीका कहीं भी कॉपी नहीं मिलेगा। हम अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं, अपने ढंग से ट्रिक बनाएंगे। पूरे जिले पूरे संभाग आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। कटा मतलब कटनी, उमरिया शहडोल, ते नाम ही लिखे हैं, उमरिया शहडोल। ये पूरा सीक्वेंस में अपन जो बनाते हैं पूरा सीक्वेंस में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पता चला आगे पीछे हो जाए, आपसे पूछ दे कि पश्चिम से उत्तर की ओर कौन कौन से जिले हैं तो आप भूल जाओ। इसको कैसे याद करोगे, रात उजागर राजसी भरी, विदिशेन सा दम, जब कटा उमरिया शहडोल। पूरा एकदम सीक्वेंस बन रहा है। तो पश्चिम से कहाँ की ओर चल रहे हैं, पूर्व की ओर आप चल रहे हो। ये आपके कर्क रेखा के बारे में हो गई, 14 जिले से गुजरती है, कौन कौन से जिले हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इतना आज यहीं तक रखें, फिर इसके आगे हम कल थोड़ा सा और देख लेंगे। अपने मध्य प्रदेश में बहुत सारे भाई, मध्य प्रदेश भारत के बीच में है, तो केंद्र बिंदु वगैरह देख लेंगे कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, भारत का केंद्र बिंदु क्या है। ये सब सारी चीजें इसके बाद कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पूरी मेहनत है बेटा, आपको पूरा मैप के साथ पूरा इस क्लासेस को पढ़ाया जाए। मतलब आप ये सोचिए कि आपको पूरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी अच्छी क्लासेस कहीं भी नहीं मिलेगी। आप एक बार तुलना करके देखो भाई, इतनी चीजें ट्रिक, आप बताइए ट्रिक कहीं भी आप एक ट्रिक मिल जाए तो बताना है वाली। आपको इतनी अच्छी ट्रिक बता दिया, कितनी अच्छी ट्रिक है, रात उजागर राजसी भरी, विधि सेन सा दम, जब कटा उमरिया शहडोल। तो आपसे पूछ देगा पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों का क्रम ये है, तो आपको ये पूरा याद रखना है। पूर्व से बोले तो जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी पढ़ाई आप लोग की हो रही होगी, क्लासेस अच्छी समझ में आ रही होगी। अच्छी क्लास लगे जरूर कमेंट्स में आप बताया करिए कि हाँ सर क्लासेस पसंद आ रही है, और जरूर अपने इस सेशन को लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।